नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नॉट फॉर द गेट एंड ओनली फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, गेट ओनली फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सुन लो कि किस तरह से होता है। मान लो द स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड्स डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला। बेसिकली इसमें इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को अगर मैं फर्दर मोर एक्सप्लेन करूं तो वो इस तरह से कि मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। दिस इज एन इंटरमीडिएट पॉइंट एंड नॉट अ मिड पॉइंट, नॉट अ मिड पॉइंट, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो ए चला बी की तरफ, बी चला ए की तरफ, ठीक है। ये दोनों क्या एक दूसरे की तरफ चले, दे हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन और किसी पॉइंट सी पे वो मिल रहे हैं। और जब वो दोनों मिल गए आफ्टर टाइम, ये बेसिकली क्या है, इट्स आफ्टर आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग टाइम है, ये क्या है, टाइम है आफ्टर मीटिंग। तो वो सी पॉइंट पे मिले दोनों ए और बी दोनों यहाँ पे मिले, फिर उसके बाद क्या है, बी को कितना जाना है, बी को जाना है वाई आर्स मोर, वाई आर्स मोर बी को ज्यादा जाना है, और ए को जाना है एक्स आर मोर्स, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसकी डेरिवेशन भी है पर मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बाकी अदर एग्जाम्स। और बाकी डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं तो उसमें डायरेक्टली आप क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई व्हेन व्हेन देयर इज अ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ ए एंड बी अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ओके, नेक्स्ट इज द लीनियर रेस, दैट इज द लीनियर रेस। लीनियर रेस माने जो स्ट्रेट लाइन में भागी जाती है, ठीक है। कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो कम से कम टाइम लेगा और जितनी जल्दी वो ट्रैक कंप्लीट करेगा वो क्या होगी, लीनियर रेस होगी। इतना सबको पता है। मुझे बस 2-4 पॉइंट बताने हैं इसमें, और ये आता है एक्चुअली गेट में, 1-2 क्वेश्चन तो इससे रहते हैं, 1 एंड 2 क्वेश्चन इसमें रहते हैं गेट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस ना, कि कोई भी लीनियर रेस में एक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप स्टार मार्क करके सकते हो कि व्हेन जब टाइम जो है ना, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में जो रेशियो ऑफ स्पीड्स है ना, रेशियो ऑफ स्पीड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस, ठीक है। ओनली केस जब टाइम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो आपको पता होना जरूरी है। पहली, मान लो कि मैंने लिखा कि ए बीट्स बी बाय 10 मीटर इन 100 मीटर रेस, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे कि ए ने बी को हराया बाय 10 मीटर, वो भी 100 मीटर की रेस में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले तो ए को 100 मीटर रेस पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी वो हरा पाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बीच में खड़ा और बोले कि तू हार गया मुझसे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो ए को पहले 100 मीटर रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। सो आई वांट टू से कि भाई ए जो है वो 100 मीटर रेस कंप्लीट कर चुका है। और नाउ अब इस केस में क्या है कि ए ने बी को हराया, मान लो ये क्या है, 10 मीटर है, दिस इज 10 मीटर, और बी इज लैगिंग बिहाइंड, ठीक है, बी यहाँ पे। सो इस केस में क्या की, एक फोटो खींची और हमने बोला कि ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। इतना क्लियर हो गया, इतना मैं बोल सकता हूँ। सो आई कैन से इसका डिस्टेंस कितना होगा उस टाइम पे, 90 मीटर, ठीक है। एक तो ये वाला चीज। दूसरा, यहाँ पे बोला कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट, और वो स्टार्ट करने का है मान लो वो ऑफ 4 मीटर, ठीक है, इन अ 100 मीटर रेस, ठीक है, इन अ 100 मीटर रेस। तो आप इससे क्या समझते हो, ए बी गिव्स ए गिव बी ए गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर इन 100 मीटर रेस, यानी ए जो है, मान लो दिस इज द ए, तो ए ने बी को 4 मीटर पहले एक हेड स्टार्ट दिया, ठीक है, एक हेड स्टार्ट दिया, वो भी किसमें, 100 मीटर रेस में, 100 मीटर रेस में। यानी अगर जो ए 100 मीटर रेस कंप्लीट कर चुका है, मान लो फॉर एग्जांपल 100 मीटर रेस कंप्लीट कर चुका है, और यहाँ पे अच्छा यही है, ये हेड स्टार्ट है, दिस इज बी। सो ये इतना ही था, ठीक है, इट्स कंप्लीटेड। सेकंड, अगर मैं इसी में इंक्लूड कर दूं, मैं ये बोलूं कि इफ ए बीट्स बी बाय 1 मीटर इन द सेम, और ये जो सारा है इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ कि मान लो कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड A beats B by 1 मीटर। सो इस केस में क्या होगा, पहली बात तो उसने एक हेड स्टार्ट दिया तो 4 मीटर है। दूसरा, वो उसे बीट कब करेगा, जब वो फिनिश करेगा। तो फिनिश क्या है, इन अ 100 मीटर रेस, इन अ 100 मीटर रेस, 100 मीटर लीनियर रेस, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, आई कैन से कि ए हैज टू कंप्लीट द होल 100, तो इसको 100 मीटर तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा, अब वो कितना डिस्टेंस उसे हराएगा, कितने डिस्टेंस से हराएगा, तो बी यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 प्लस 1, दैट विल बी 95 मीटर, दिस इज द 95 मीटर। इतना क्लियर हो गया है ना।
सेकेंड ऑफ ऑल, चलो क्वेश्चन करते हैं जो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा किसी भी लीनियर रेस को कैसे डील करना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इन अ 200 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। तो ए को पहले क्या करना पड़ेगा, फिनिश लाइन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी बी को बीट कर सकते हैं 20 मीटर से, है ना। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बी बीट सी बाय 10 मीटर इन 250 मीटर रेस। ओके, हाउ मेनी मीटर विल ए बीट सी, अच्छा ए बीट सी इन अ 1 किलोमीटर रेस। तो बेसिकली हमें जो जो दिया है, द डिजिट इन्फॉर्मेशन जो हमें दिया है, पहले तो हम उसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। When we are talking about the speed, so I can say the speed of A and the speed of B can be written as in the form of a distance that is equals to distance, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। और अभी मैंने ये चीज बताई थी कि when time is constant the ratio of speed is equals to the ratio of the distances, ठीक है। तो A ने 200 मीटर भाग लिया और बीट किया है 20 मीटर, 20 मीटर से इसे बीट किया है, सो कितना चल पड़ा होगा ये, दैट इज 200 माइनस 20 दैट इज 180। लिख सकता हूँ ना बाबा कि देखो 180, ठीक है, आई कैन राइट लाइक दिस। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 0 कट गया तो 20/80, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, बी बीट सी बाय 10 मीटर इन 250 मीटर रेस। ओके, इट्स नाउ 250 मीटर रेस, सो आई कैन से कि बी बीट्स सी, ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है। सो ही हैज टू कंप्लीट द स्पीड, कंप्लीट द होल ट्रैक दैट इज 250 इन ऑर्डर टू 250 एंड द रेस इज 10 मीटर, तो आई कैन राइट 240। सो इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, 25/24, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने रेशियोज तो नहीं किया, पर ये वाली चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि हमें ए से सी को बताना है। सो अगर जो मैं बोलूँ कि ए अपॉन सी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी, ठीक है, जहाँ पे बी बी कट जाएगा और ए अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/18, बी अपॉन सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25/24, राइट। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 500/432, ठीक है। अब मुझे बोला है कि इन 1 किलोमीटर रेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 1 किलोमीटर रेस, तो ये जो 1 किलोमीटर रेस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर, वही होता है ना 1 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय 864, ठीक है, दिस विल बी 864। तो ए ने सी को कितने बीट किया, 1000 माइनस 864, क्या ये 136 मीटर विल बी द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये जो है ये वाला तरीका है इन ऑर्डर टू फाइंड दिस, ठीक है, इन द 200 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 10 मीटर इन 250 मीटर रेस, ठीक है, ठीक, सिंपल है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं हम, 136। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए फिनिशेस 12 मीटर हेड ऑफ अ बी, यहाँ पे क्या लिखा है, ए फिनिशेस 12 मीटर हेड ऑफ अ बी एंड 18 मीटर हेड ऑफ अ सी, स्टिल ए की बात हो रही है ना, वाइल बी फिनिशेस 8 मीटर हेड ऑफ अ सी, देन द लेंथ ऑफ द रेस विल बी, सो हमें क्या फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ द रेस। तो मान लो कि लेट्स अज्यूम की जो लेंथ ऑफ द रेस है वो हमने एल अज्यूम कर ली, लेंथ ऑफ द रेस हमने एल अज्यूम कर ली, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस जो यहाँ पे ऑप्शन। तो बेसिकली अगर जो मैं बोलूँ ए बीट्स बी कैन बी रिटन एज ए बीट्स बी कैन बी रिटन एज एल अपॉन एल माइनस 12, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, जैसे वहां पे क्या बोला था, एल जो भी था क्या था, 200 मीटर की रेस है, और हमने क्या किया था 200 माइनस विच वॉज गिवन 20, यस 20 वॉज गिवन, ठीक है, सो आई कैन राइट 200/180। सिमिलरली इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बीट्स बी बाय एल माइनस 12, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। सेकंड क्या है, बी बीट्स सी बाय कितना 8 मीटर, सो आई कैन राइट एल अपॉन एल माइनस 8, लिख सकता हूँ कि नहीं। दूसरा ए बीट्स सी बाय 18 मीटर हेड ऑफ सी, तो आई कैन राइट ए अपॉन सी कैन बी रिटन एज एल अपॉन एल माइनस 18, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया था कि मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट यहीं पे लिखता हूँ पास में कि ए अपॉन सी कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी, अभी मैंने बताया था, है ना। तो आई कैन राइट और बी कट जाएगा, ए इक्वल टू ए सी, तो इन सब की मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल अपॉन एल माइनस 18 इज इक्वल टू एल अपॉन एल माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन एल माइनस 8, इस तरह से लिख सकता हूँ। और बेसिकली क्या है, एल एल कट जाएगा सबसे, सो आई कैन से एल माइनस 12, यहाँ से ऊपर आ गया ना एल माइनस 12, नीचे क्या आ गया एल माइनस 18, और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ एल अपॉन एल माइनस 8, ठीक है। तो मेरी राय तो यही रहती है हमेशा कि डू नॉट सॉल्व इट बाय द क्वाड्रेटिक, कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो भी आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन पुट करो और आंसर पाओ। पहला कितना है 36 है, फिर 48 है, ओके, तो पहले 36 डाल के देखते हैं। सो आई कैन राइट 36 माइनस 12 अपॉन 36 माइनस 18 विच विल बी इक्वल्स टू 36 अपॉन 36 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 28, 9/7, ये हो गया 9/7, इसका क्या आ गया 9/7, इसका क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, तो ये कौन सा था 36 का। नेक्स्ट कौन सा 48, चलो 48 डालते हैं, 48 माइनस 12 अपॉन 48 माइनस 18 इज इक्वल टू 48 माइनस
8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 6/5, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 विल बी द आंसर, ठीक है। मेरी यही रहती है कि पहले इस फॉर्म में लाओ और इस फॉर्म में लाने के बाद सीधा जो भी ऑप्शन है आपके पास आप सीधा सीधा ऑप्शन में डालो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है ये क्वेश्चन, है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है। L/18, ठीक है, राइट। इसमें कई बच्चों को एक क्वेरी रहती है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, वेन वी आर गोइंग विद द A/B ना, तो अभी तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या लिख सकते हैं 48/36। A/B क्या था वैसे, दैट इज L/L-12, ये था ना। वेन वी आर गोइंग थ्रू द A/B, A/B तो हो चुका है, A/C दैट इज इक्वल टू द 48/30, ठीक है। A/C क्या था L/L-12, यही था। L माइनस क्या है यहाँ पे A/C, अच्छा 18 था, इट्स L/18, ठीक है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू द B/C, इसमें यहाँ पे इशू आता है लोगों को कि जब मैं B/C कर रहा हूँ तो यहाँ पे आता है 48/40, और जब आप माइनस करोगे, दिस इज B, ठीक है, इसको मैं क्लियरली लिखता हूँ क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, दैट इज B/C, B/C। तो अगर जब मैं माइनस करूँ तो 48 माइनस 40 इज इक्वल टू 8 मीटर, राइट। अब सिंपली इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे A पहुंच चुका है, ठीक है, और A पहुंच गया है, तो यहाँ पे कितना है, उसने 48 मीटर कवर अप कर लिया, उसने कवर अप कर लिया। सेकंड, अब जो B है, B कितने डिस्टेंस पे है यहाँ पे, दैट इज 36 पे है ना, B 36 मीटर पे है, दिस इज 36 मीटर। और C कितने पे है, C जो है हमारा दैट इज इन 30, C हमारा आ गया यहाँ पे 30 पे, ठीक है, 30 पे। अब कई बच्चे बोलते हैं कि वेन जो B/C है, B/C है ना यहाँ पे, दिस इज B और C, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट B/C, तो यहाँ पे तो हमें डिफरेंस 8 मीटर का दिख रहा है, पर हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये 6 मीटर का है। सो यहाँ पे जो क्वेरी आती है ना, इस क्वेरी को क्लैरिफाई करने के लिए आपको एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट B/C ना, सो इंपॉर्टेंट है कि B को पहले कवर अप करना पड़ेगा 48 मीटर, एंड देन C विल बी लैगिंग बिहाइंड फॉर द 8 मीटर। ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिनेरियो है जो आप देख रहे हो अभी, इस केस में सिर्फ ए ने कवर अप किया है पूरा ट्रैक, और जैसे ही उसने कवर अप किया, जैसे ही उसने क्रॉस लाइन को पार किया, वैसे क्या कर दी, यहाँ पे फोटो खींच दी, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बी जो है वो सी को लैग बिहाइंड कर रहा है बाय 6 मीटर, सिर्फ और सिर्फ इस केस में। अदरवाइज आप किसी ध्यान से देखोगे तो ये तो टोटल डिस्टेंस है ना, 48 मीटर तो उसने कवर अप कर लिया है, और जब वो 48 डिस्टेंस कवर अप कर लिया है, तब जो सी लैग बिहाइंड करेगा दैट विल बी 8 मीटर। ये क्लैरिफिकेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को इसकी प्रॉब्लम आ जाती है कि इस तरह से क्यों आया, 6 मीटर क्यों आया, है ना। सो ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको अगर हम B/C दिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि B को पहले कवर अप करना पड़ेगा 48 मीटर का ट्रैक, फिर हम देखेंगे कि C कितना लैग बिहाइंड कर रहा है। इन दोनों केस को बिल्कुल कोरिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि B/C का क्या मतलब है। जब भी हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि A 48 कवर अप कर चुका है, B 48 कवर अप कर चुका है। इनकी जो वैल्यूज है वो क्या है, जब मैं देख रहा था कि इसकी B की वैल्यू 36 कैसे आई, तो मैं तब देख रहा था कि इन द केस ऑफ A जब 48 कवर अप कर चुका है, ए जब 48 कवर अप कर चुका है, तो सी की क्या वैल्यू है, जब बी 48 कवर अप कर जाएगा ना, तो उस केस में आपको देखना है कि सी कहां पे होगा, सी विल बी इन 40, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा दैट इज 8 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन बी एंड सी विल बी 8 मीटर। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या बात करें, सर्कुलर रेस की। लीनियर रेस कर दिया हमने, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सर्कुलर रेस। इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गेट, बैंक, एसएससी, जी मैक, आपका जीआरई, और कैट में तो भर भर के 6-7 क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। तो कैट, अगर कैट का सिलेबस बनाना है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट स्टिल आपको इतना जरूरी नहीं है, गेट और इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और तो सर्कुलर रेस हम जब बात करें तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, दैट इज जो फर्स्ट है कि टाइम टेकन, देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुले तो ये लिख लो, फॉर टाइम टेकन फॉर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, at the start point at the start point for the first time, for the first time। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन द फॉर्मूला विल बी, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेक द एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी, दिस इज द फॉर्मूला। और एलसीएम में आपको क्या लेना है, सरकमफ्रेंस, टाइम टेकन बाय ए कैसे निकालोगे, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड
ऑफ ए एंड सेकंड द सर्कमफ्रेंस अपॉन द स्पीड बी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट, तो एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कुलर रेस है ना, तो हम एक सर्कल ले लेते हैं। सो आई कैन से, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इट्स अ सर्कल। सो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, इट्स अ सर्कुलर रेस। ठीक है, सो ये जो सर्कुलर रेस है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ बी इज मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दीज आर द स्पीड्स। ठीक है, और इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो है 30, मान लो 30 मीटर इसका। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या है इसका, दैट इज द 30 मीटर। सो हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम टेकन कितना है फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग। ठीक है, आफ्टर दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना टाइम लगेगा उनको एक दूसरे के साथ पहली बार मिलने के लिए, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, हमें हमें बाय फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या था, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। अच्छा, वो क्या था, टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी, which can further be divided like further can be for example time a and time b can be written as, that is the circumference upon the speed of a, circumference upon the speed of a b. So I can write 30 upon the speed of a is 15 and the other is circumference is 30 upon 10। तो क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। सो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। तो आफ्टर अ 6 सेकेंड एंड द मल्टीपल ऑफ अ 6 सेकेंड दे आर गोइंग टू मीट। ठीक है, पर फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे वो 6 सेकेंड पे। अगर जो फर्स्ट टाइम 6 सेकेंड में मिलेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एज द डिस्टेंस एज द स्पीड इज 15 मीटर per second. So in order to find the distance I have to multiply with the time, so I can find this is the 90 which is around 3 rounds। ठीक है, 3 राउंड हो जाएंगे, 30 का है ना, तो 1 2 3 3 राउंड हो जाएंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विल बी दैट इज 10 into 6 that is 60 and that is equals to 2 rounds। सो समझ में आया किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आपको पूछेगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम वो कब मिले, तो बोलेंगे वो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रेस स्टार्ट की, तो वो आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड वो मिलेंगे। और 6 सेकेंड माने एक का कितना, उसने 3 राउंड कर चुका है तब तक वो। और डिस्टेंस फॉर द बी विल बी 60 मीटर, दैट इज द 2 राउंड। वो 2 राउंड कर चुका होगा, और बिकॉज इसकी स्पीड ज्यादा है ना, स्पीड ज्यादा है तो इसमें क्या, स्पीड ज्यादा है तो क्या है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो 90 एंड 60। इतना क्लियर हो गया। सेकंड जो फॉर्मूला है जो मुझे आपको बताना है, दैट इज द टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन फॉर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम। ठीक है, नॉट इन अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें क्या था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिल रहे हैं, वो आफ्टर 6 सेकेंड वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। वो बोल रहा है कि कहीं पे भी, पूरे जो सर्कल है उसमें कहीं पे भी वो कहीं भी पहली बार वो कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस अपॉन द रिलेटिव स्पीड्स। ठीक है, द रिलेटिव स्पीड्स, स्पीड ऑफ ए प्लस माइनस स्पीड ऑफ। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में लगाऊं जो ऊपर क्वेश्चन था, सो आई कैन दे सर्कमफ्रेंस तो सेम ही है, सर्कमफ्रेंस कितना 30 मीटर। ठीक है, और मान लो दे बोथ आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, मान लो जो ए है, ए और जो बी है, दिस इज बी, दिस इज ए, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दैट विल बी एडेड अप 15 plus 10, so the answer will be 1.2 seconds। In order to find the distance of a will be, I have to multiply with the seconds, what is the distance, speed, meter per second, multiply by 1.2 meter, 1.2 second, जो कि क्या हो जाएगा 18 मीटर। To find the distance of b will be, that is 10 meter per second, multiply by 1.2 second, सेकंड से सेकंड कितना कितना आ जाएगा 12 विल बी द आंसर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कवर अप कर लिया होगा, और इतना डिस्टेंस इसने कवर अप कर लिया होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक। तो मान लो कि ए जो है वो 18 मीटर उसने कवर अप कर लिया होगा, और जो बी है उसने 12 मीटर कवर अप कर लिया होगा। तो यहाँ पे वो पहली बार मिलेंगे, इस पॉइंट पे वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, नॉट अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो इन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर जो स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर ली, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें क्या देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो
हमें एलसीएम लेना है सिंपली उन दोनों का, सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड ऑफ इंडिविजुअल, एंड दिस विल बी द एलसीएम, और जो उसके मल्टीपल इंटीग्रल होंगे वो भी सेम ही काम करेंगे। अब वो फर्स्ट टाइम कितने मिला है 6 सेकंड पे, इन द एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं 12 बोलूंगा तो 12 एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो 12 सेकंड के बाद वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे दो फॉर्मूले। एंड द नेक्स्ट इज फॉर द वाटर, स्टिल वाटर के लिए। सो हम बात कर रहे हैं किसी लेक या पॉन्ड की या फिर किसी चीज की, द केस ऑफ पॉन्ड हो गया, ठीक है, लेक हो गया, यानी स्टिल वाटर है जहां पे स्टिल वाटर है, द वाटर इज नॉट मूविंग, है ना, स्टिल वाटर है। तो मान लो कि एक स्टिल वाटर पे मैंने एक मोटर्ड शिप यानी बोट, ऐसे बोलो मोटर बोट है, ठीक है, इसमें मोटर लगी है। सो इट कैन रन इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, और इट डज नॉट हैव अ स्पीड, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ अ वाटर भी लिख लो। मान लो कि स्पीड ऑफ वाटर जो है, मैं इस केस में क्या ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ, और बोट जो है इट इज मूविंग नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये मान लो कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट इज बी, ठीक है, इसका क्या है सी, और इस सी की मूवमेंट का है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, मान लो सी की हाँ मान लो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में जो बोट जो स्पीड होगी, जो इंटायर स्पीड होगी सिनेरियो की, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ अ वाटर सी प्लस द स्पीड ऑफ द बोट, और यू कैन राइट बी प्लस सी, है कि नहीं, इन अ स्टिल वाटर, इन अ स्टिल वाटर। सिमिलरली अगर जब मैं इसका ऑपोजिट ले लूं, इन द केस जहां पे बोट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मूव कर रही है, ठीक है, और जो पानी है, ठीक है, पानी की स्पीड क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन को है, और जो बोट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मूव कर रही है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस विल बी बी माइनस सी, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को मूव कर रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन को मूव कर रही है, तो इस स्पीड क्या हो जाएगी, बी माइनस सी। इतनी बात क्लियर आ गई, ठीक है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मैन, एक आदमी जो है, कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कैन रो इन डाउन स्ट्रीम लिखा होगा, मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर, ठीक है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। इट टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अपवर्ड देन टू रो डाउनवर्ड, ठीक है, देन फाइंड द स्ट्रीम वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली क्या बोला है कि कोई भी इंसान है वो पानी में, मान लो कि कोई भी इंसान है अपनी बोट लेके, मतलब हाँ एक बोट ही बोल सकते हैं, बोट लेके वो क्या कहता है, अच्छा जो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगी ना, है ना। तो मान लो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो आई कैन से फॉर द कितना 8 किलोमीटर, अ मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अपस्ट्रीम, उसको 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है जब वो अपस्ट्रीम को कर रहा है एज कम्पेयर टू द रो, एज कम्पेयर टू व्हेन ही इज रोइंग डाउन टू द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। सो आई कैन से द इंटायर डिस्टेंस जो वो कवर अप करेगा दैट इज डी, मान लो उसको मैंने डिस्टेंस को मैंने डिस्टेंस से लिख दिया, ठीक है, चलो उसको मैं डी लिखता हूँ, द डिस्टेंस दे हैज बीन कवरिंग द डी, डिस्टेंस अपॉन द स्पीड्स। अच्छा उनकी जो स्पीड्स है, अभी मैंने स्पीड्स के लिए बारे में बताया था, व्हेन द वो क्या है, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को व्हेन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मूव करेगा तो उस केस में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज स्पीड 8 डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस द स्पीड्स, इसको मान लो मैं सी मानता हूँ, ठीक है, सी, और उसको टाइम कितना लगेगा, तब उसको नॉर्मल टाइम लगेगा, पर जब वो अपवर्ड डायरेक्शन को रो करेगा, सो आई कैन से इट विल बी एट माइनस सी एंड इट विल टेक थर्ड टाइम, थ्राइस टाइम लगेगा उसको, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन को मूव कर रहा होगा या फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को जब मूव कर रहा होगा तो उसको सिंपल टाइम लगेगा, और जब वो अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 गुना टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो अगर मैं इनको डिवाइड भी कर दूं तो आई कैन गेट फॉर एग्जांपल डी अपॉन सी, आई कैन से डी 8 माइनस सी, ठीक है, एंड इट कैन से 8 प्लस सी अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू डी, तो डी से डी गेट कैंसिल, 8 प्लस सी एंड डी माइनस सी, सो आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। सिमिलरली क्या है, 8 प्लस सी अपॉन 8 माइनस सी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, ओके, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, समझ आ गया ये जो भी मैंने बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्स, यहाँ पे क्या लिखा है, car travels a distance 840 kilometer. A car travels a distance 840 kilometer with a certain velocity or speed. If the speed of the car is 10 kilometer more, 10 kilometer more, it takes 2 hours less. What is the original speed? So in order to find the original speeds, I can write for 10 kilometer more. So I can write कि the total distance कितना है? That is 840 kilometer, right? This is the 840 kilometer. अब उसकी कोई certain speed रही होगी, ठीक है? उसकी कोई speed रही होगी, उसको मैं v से represent करूँ। अब अगर जो velocity उसकी कम होगी, तो ये distance covered क्या हो जाएगा?
डेफिनेटली डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा इन अ सर्टेन टाइम, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। उसकी जो वेलोसिटी यानी उसकी जो स्पीड है वो कम है, तो उसका टाइम जो बढ़ जाएगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। सिमिलरली टाइम उसका कम कब होगा, टाइम उसका कम होगा व्हेन 840 किलोमीटर जो है वो किसी स्पीड प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 10 किलोमीटर मोर, तो वो किसी भी स्पीड से चल रहा होगा, तो उसकी जो सर्टेन स्पीड है उस सर्टेन स्पीड पे और एडअप करके बोल रहा है कि ये तो स्पीड उसकी थी ही थी, पर साथ में 10 किलोमीटर और स्पीड उसकी बढ़ गई है। अगर जो उसकी 10 किलोमीटर और स्पीड बढ़ चुकी है, सो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो टाइम उसको कम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर अप करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर दैट इज दिस विद अ सर्टेन वेलोसिटी दिस, तो हमने पहला लिख दिया, दैट इज द स्टेटमेंट वन। इफ द स्पीड ऑफ अ कार, अगर जो स्पीड ऑफ अ कार इज बीन इंक्रीज टू 10 किलोमीटर मोर, ठीक है, ज्यादा बढ़ गई है, तो इट टेक्स 2 आवर लेस, तो इफ आई कैन माइनस देम, basically I can write 840 upon v minus 840 v plus 10, so it will take 2 hour less, so I can say 2 hour less, it will take 2 hour less, right। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि पूरी टर्म क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ये क्या है, पूरी टर्म लो है, सो इसका पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो अगर मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी इक्वेशन हो यू शुड पुट द वैल्यूज, सिंपली आप वैल्यूज को पुट करो और आंसर पा लो, राइट। तो यहाँ पे पहले 80 डालते हैं, तो 840 अपॉन 80, ऐसे बेसिकली ये क्या है, डेसिमल्स में हो जाएगा, दिस विल बी इन डेसिमल्स, तो हम इसको कभी नहीं लेंगे, ठीक है, वी विल नॉट टेक इन द डेसिमल्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन समथिंग 2 आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा। सेकंड, अगर जो हम दूसरा ले दैट इज 60, चलो 60 पुट करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, व्हेन वी आर गोइंग टू द 840 अपॉन 60 माइनस 840 अपॉन 70, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 आवर्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 विल बी द आंसर, ठीक है। डायरेक्टली जब ऐसी इक्वेशंस आए सीधा ऑप्शन से वैल्यूज डालो और आंसर पाओ, यही चीज करनी चाहिए। डू नॉट फॉलो दिस, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने की कोई जरूरत नहीं और इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाता है आपको, ऐसे ऐसी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ बॉय covers a certain distance between school and the house on a bicycle, on a cycle, ठीक है। द एवरेज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 10 मिनट, ओके ही इज लेट बाय 10 मिनट, हाउएवर विद एन एवरेज स्पीड, उसकी कोई एवरेज स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज स्कूल 5 मिनट अर्लियर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल, you have to find the distance between home and school। so basically यहाँ पे क्या है, और these are the options, ठीक है। boy cover a certain distance school house on a cycle with the average speed of 15, ठीक है। तो जो इन दोनों का डिस्टेंस है ना बिटवीन होम और जो स्कूल है, मान लो मैं डी मानता हूँ, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम आई कैन से डी अपॉन कितनी एवरेज स्पीड थी उस टाइम पे 15 किलोमीटर, दिस इज द 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर से कट जाएगा और आर बच जाएगा। ये क्या था, जब वो 5 मिनट क्या था, हाउस, अरे ओके, स्कूल एंड हाउस, ही इज लेट बाय 10 मिनट, तो ही इज लेट बाय 10 मिनट, 10 मिनट मीन मान लो उसको 2 बजे पहुंचना था, सो वो 10 मिनट लेट पहुंचा, तो इसका मतलब क्या है, वेन 10 मिनट्स लेट, तो वो केस कौन सा हो जाएगा, तो 2:10, वो 2:10 पे पहुंचा है इन द केस जहां पे ये है। सेकेंड ऑफ ऑल, जब हम बात कर रहे हैं दूसरे की, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन कितना, व्हेन इज मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 2 बजे से 5 मिनट पहले कितना हो गया, 1:55, ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट, 5 मिनट अर्लियर, ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ही रीचेज स्कूल 5 मिनट अर्लियर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल, तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस अगर जब मैं निकाल दूं, इसका और इसका मैं डिफरेंस निकाल दूं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, दैट विल बी, देखो 10 मिनट यहाँ के प्लस 5 मिनट यहाँ के, सो आई कैन से 15 मिनट, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 मिनट, मतलब 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं ना, सो आई कैन से इन द केस डिस्टेंस अपॉन 15 माइनस डिस्टेंस अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 15 मिनट, दिस मिनट कन्वर्ट इनटू आवर्स, ठीक है। तो ये 15/16 हो गया, विच इज इक्वल्स टू द 1/4, ठीक है। सो यहाँ पे अगर जब मैं वैल्यू डालूं तो क्या डाल सकता हूँ मैं, जब भी इक्वेशन आती है तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप कोई भी वैल्यूज डाल दो, ठीक है। मान लो मैं 15 डाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, यहाँ पे 15 डाल दिया ना, पुट डी इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वल टू 1/4, तो ये किसके बराबर हो गया 1/4, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 15 विल बी द आंसर, ठीक है, राइट। तो 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सी पता चल गया किस तरह से मैंने ये बताया, ये कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कि इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट करके हमने सिंपली इसका क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना हमारे, दैट इज द ट्रेन कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेन कॉन्सेप्ट। सो ट्रेन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मुलेस बताता हूँ आपको, ठीक है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हेन ट्रेन
अ ट्रेन पासेस अ पोल, अ ट्रेन पासेस अ पोल, ठीक है, ट्रेन पासेस अ पोल, तो उस केस में जो टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन, टाइम टेकन वो बराबर किसके हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि अ ट्रेन इज पासिंग थ्रू अ पोल, तो उस समय ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है कि टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला इज फॉर द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू पास अ प्लेटफॉर्म, तो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, बाय अ ट्रेन टू पास, टू पास अ प्लेटफॉर्म या ब्रिज भी बोल दो, ठीक है, प्लेटफॉर्म या ब्रिज, एक ट्रेन को कितना समय लगता है एक प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पास करने में। सो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, सबसे पहली बात जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, प्लस ध्यान से देखो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या फिर कोई ब्रिज भी, प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज ऑल्सो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आएगा, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। दूसरा क्या है कि मान लो कि टू ट्रेन, इफ टू ट्रेन आर क्रॉसिंग ईच अदर, टू ट्रेन आर क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉसिंग ईच अदर, तो उस केस में जो हमारा टाइम टेकन होगा ईच अदर, तो उस केस में टाइम टेकन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वन फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लस माइनस रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकंड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये क्या है यहाँ पे, इट्स अ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, इट्स अ रिलेटिव स्पीड। जो फोर्थ है दैट इज अ ट्रेन इज क्रॉसिंग, अ ट्रेन क्रॉसेज अ, क्रॉसेज अ मूविंग मैन, ठीक है, मान लो कोई आदमी चल रहा है और उसको क्रॉस कर रही है हमारी ट्रेन, तो उस केस में जो टाइम टेकन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस माइनस द मूविंग मैन, मूविंग मैन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड। सो ये चार फॉर्मूले विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सबको आप स्टार मार्क करके भी लिख सकते हैं बिकॉज कई क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि राजीव ट्रेवल फ्रॉम बी टू ए इन अ 4 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स में वो 35 किलोमीटर में चला और सेकंड 2 आवर्स में वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। और क्या बोला है कि अदिति फॉलो द सेम रूट एज राजीव, ठीक है, तो सेम ही रूट फॉलो करे, अगर ये डी, इफ राजीव इज मूविंग, टोटल डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो डी होगी, और तो अदिति भी सेम ही रूट फॉलो कर रही होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, बट शी मूव्स विद थ्री डिफरेंट स्पीड्स, बट शी मूव्स विद थ्री डिफरेंट स्पीड्स at the rate of at 30 kmph, 40 kmph and 50 kmph covering equal distance under each segment category, each segment category। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि द फ्यूल कंजप्शन बाय अदिति, कितना फ्यूल उसने कंज्यूम किया ऑल इन लीटर्स, अच्छा ये सारे 8.9 8.3 7.673 आई रेट, व्हाट कुड हैव बीन द मिनिमम फ्यूल कंजप्शन बाय अदिति इफ, यहाँ पे क्या दिया है माइलेज दिए कि माइलेज कितनी है 16 की माइलेज दे रही है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 35 किलोमीटर में 20 दे रही है और 24 दे रही है 40 पे, तो मैक्सिमम हो जाएगी ये तो, ये 40 पे 24 दे रही है 20 एंड 16, अच्छा ये सेम है, दिस इज 16 16 तो क्या है सेम है यहाँ पे, ओके द स्पीड इज, अच्छा स्पीड यहाँ पे दे रखी है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या लिया स्पीड इन kmph, राइट, इन दिस डायरेक्शन, माइलेज इन दिस डायरेक्शन। तो ये हमें दे रखा है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको आंसर को। सो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें डी फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और अदिति ने कौन सा वो रूट फॉलो किया, सेम एज राजीव, तो राजीव ने क्या किया कि 4 घंटे में उसने 2 बार अपनी स्पीड बदली, तो आई कैन राइट फॉर द स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 35 इंटू 2 प्लस 45 इंटू 2, राइट, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और उसने 2 बार किया और एट इन 4 आवर्स, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा इन 4 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा 160, 160 इन 4 आवर्स, तो ये मुझे पता चल गया कि डी कितना है 160 इन 4 आवर्स। अगर जब वो सेम रूट फॉलो करे तो इसने भी सेम रूट फॉलो किया होगा, अदिति ने भी 160 वाले फॉलो किया होगा, बट शी मूव्स विद थ्री डिफरेंट स्पीड्स, तो इसमें मतलब कि 3 डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, 30 40 एंड 50, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस अंडर ईच सेगमेंट, अच्छा कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन ईच सेगमेंट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो इसने कितना कवर किया, इसने भी 160/3 कवर किया होगा क्योंकि 3 स्पीड्स है, तो आई कैन राइट 160/3, इसने भी सेम कवर किया होगा, इसने भी 160/3 डिस्टेंस कवर किया होगा,
क्योंकि डिफरेंट स्पीड्स है ना। जैसे मुझे मुझे बताना होगा कि 4 आवर्स में अगर ये 2 स्पीड से जा रहा है 45 और उस पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 आवर में इतने गए, 2 आवर में इतने गए। सिमिलरली मैं ये कह रहा हूँ कि 30 व्हेन ही इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 he must have covered the same distance as he is covered in all the other segments of the speeds, ठीक है। सो ये हमें पता है कि they have following the same route as the Rajiv, ओके। तो वो सेम रूट फॉलो करेंगे। जैसे अदिति विल ऑल्सो फॉलो द सेम रूट, क्योंकि 160 किलोमीटर क्या है, 160 किलोमीटर तो ये भी मूव कर रहा है, तो इट हैज टू बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इजी हो गया। हमें फाइंड आउट करना है फ्यूल कंजप्शन बाय अदिति, ठीक है। तो वो पहले कितनी स्पीड में गई, 30 की स्पीड से गई, तो हमारे को माइलेज पता लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो दे रखे व्हेन शी इज मूविंग विद 30 की स्पीड से ना, तो वो माइलेज कितनी दे रही है, 16 लीटर। अगर जो मैं बताऊं आपको कि 30 लीटर, अगर जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो 16 की माइलेज दे रही है, 16 की माइलेज दे रही है। इसका मतलब क्या है कि 16 की माइलेज दे रही है, मतलब 16 या फिर 16 माइलेज दे रही है इन 1 किलोमीटर। ऐसा लिख सकता हूं मैं, 16 की माइलेज दे रही है, वो भी 1 किलोमीटर में। सो आई कैन से फॉर द 1 लीटर वो 16 की माइलेज दे रही है। 1 लीटर में वो कितनी दे रही है, 16 की माइलेज दे रही है। उस ये तो स्पीड है, दिस इज द स्पीड। तो 16 की माइलेज दे रही है वो इन 1 लीटर। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने लीटर्स लगेंगे, आई कैन से दिस इज द लीटर्स, ठीक है। 1/6 लीटर्स, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली अब मेरे को 1 किलोमीटर नहीं जाना है, मुझे कितना किलोमीटर जाना है, 30 की स्पीड में वो कितना जा रहा था, वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, राइट। एट अ स्पीड ऑफ 30 ही इज कवरिंग 160/3। सो आई कैन राइट कि 1 किलोमीटर, इफ आई हैव टू कन्वर्ट वन किलोमीटर इंटू 160/3, सो मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/16 इज इक्वल टू 1/60/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10/3। तो ये क्या हो रहा है कि जब वो 1/63, तो ये बोल रहा है कि एट एट स्पीड कितनी, 30 kmph पे उसने कौन सा कवर किया डिस्टेंस, 160/3 किलोमीटर उसने जब डिस्टेंस कवर किया, तो उसका फ्यूल कितना लगा, 10/3 लीटर्स उसका फ्यूल लगा, ठीक है। फ्यूल लगा उसका 10/3, ओके। सिमिलरली अगर जो मैं 30 के लिए कर दिया है, तो अब कौन से के लिए करूं, आई कैन डू फॉर द 40, ये भी सेम है। सेकंड कि फॉर द 40 kmph की अगर जो मैं स्पीड से जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरी माइलेज कितनी है, दैट इज 24 की माइलेज है ना। यहाँ पे देखो व्हेन ही इज मूविंग विद 40, तो वो 24 की माइलेज है, और वो क्या है, मैक्सिमम माइलेज। ये तो सिंपल सी बात है, दिख रही है कि मैक्सिमम माइलेज है। सो आई कैन से कि 24 यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम माइलेज, ठीक है। माइल्स मत समझना इसको, 24 मैक्सिमम माइलेज। सो आई कैन से फॉर द 24 माइलेज उसका भी 1 लीटर लग रहा है ना। क्यों, क्योंकि स्पीड अब चेंज हो चुकी है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा कि 16 की माइलेज दे रही है 1 लीटर में, व्हेन ही इज मूविंग द 30 kmph की स्पीड से। अब ही इज मूविंग द 40 kmph स्पीड, तो 24 की माइलेज दे रही है इन 1 लीटर। सो सिमिलरली 1 किलोमीटर कितने की देगा, दैट इज 1/24 लीटर, 24 लीटर, ठीक है। सिमिलरली मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना है बाय 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो 160/3 विल बी द किलोमीटर आई हैव टू कवर इन 40 kmph की स्पीड से। तो 1/24 मल्टीप्लाई बाय 1/60/3 विच विल बी इक्वल टू 20/9, ठीक है। 20/9। तो क्या हो रहा है कि जब मैं व्हेन व्हेन अदिति मूव्स एट 40 kmph की स्पीड से, एट 40 kmph की स्पीड से टू कवर, कितना कवर करना है उसे डिस्टेंस, 160/3 किलोमीटर कवर हैज टू बी कवर इन 20/9 लीटर्स, 20/9 लीटर्स, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कौन सी स्पीड से जा रही थी वो, 50, ओके। 40 एंड द लास्ट वन इज द 50। सो अगर जो 50 की जा रही है, अगर जो 50 की स्पीड से जा रही है, तो उस टाइम पे माइलेज कितनी है, 16 है। तो हमने निकाल तो दी थी फॉर द 50। सिमिलरली अगर हम निकाल दें, तो हम यहीं से निकाल देते हैं। थर्ड वन इज व्हेन शी इज मूविंग विद 50 kmph की स्पीड से, तो वो 16 लीटर की माइलेज दे रही है हमारे को, 16 लीटर की माइलेज शी इज गिवन, ठीक है। बाकी जो 16 लीटर है यानी 1 लीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर विल बी इक्वल्स टू 1/16, और 160/3 गिव्स यू 1/16 अपॉन 160/3 विच इज इक्वल्स टू 10/3। तो 10/3 लीटर्स की माइलेज दे रही है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है हमारे को। टोटल डिस्टेंस हमें कवर करना है, जो भी अदिति को करना है, डिस्टेंस टू बी कवर बाय अदिति, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 160 किलोमीटर कवर करना है। तो हमने 160 को 3 भाग में बांटा, 1 2 3। सेकंड से 160/3, 160/3, 160/3, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 30
एट द स्पीड ऑफ 40 एट द स्पीड ऑफ 50. ओके, फिर हमने बोला कि कितना फ्यूल कंज्यूम होगा ये वाला मूव करने के लिए. सो आई कैन से 10/3 कंज्यूम होगा. ये कितने के लिए होगा? 20/9 कंज्यूम होगा. और इसको करने के लिए भी क्या हो जाएगा? 10/3 कंज्यूम होगा. तो इतना माइलेज. तो ये बोला कि कितना फ्यूल लगेगा, टोटल फ्यूल कितना लगेगा. सो आई कैन से 2 इंटू 10/3 प्लस विच इज इक्वल्स टू 8.88 बार. ठीक है. सो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया. सो द फर्स्ट आंसर क्या है हमारा? यहाँ पे क्या था? 8.9 विच इज क्लोज टू 8.88, है ना. तो इसको क्या 8.9 भी लिख सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? दिस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट कुड हैव बीन मिनिमम फ्यूल कंजप्शन. तो मिनिमम फ्यूल कंजप्शन कब होगा? जब वो अपनी हाईएस्ट माइलेज पे होगा, राइट. मिनिमम फ्यूल कंजप्शन वही होगा ना जहाँ पे हाईएस्ट मैक्सिमम माइलेज देगा विद 1 लीटर. सो हम क्या लिख सकते हैं? अगर जब हमने डिस्टेंस कवर करना है, दैट इज 160 डिस्टेंस हैज टू बी कवर फॉर द सेकंड if the total distance is 160 किलोमीटर and this 160 किलोमीटर has to be covered in the maximum mileage. तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? दैट इज 6.66. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. इन ऑर्डर टू, यहाँ पे लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज फ्यूल कंजप्शन मीन्स मैक्सिमम माइलेज. राइट. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6.66. तो 6.66 विच इज क्लोज टू 6.67. ठीक है, 6.66 था ना हमारा आंसर. तो ये थे दो क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ द डिस्टेंस एंड स्पीड्स आर कोरिलेटेड, हैव देयर रिलेशनशिप, और इस क्वेश्चन को किस तरह से आप डील कर सकते हैं. ठीक है. ओके, राइट. आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें दो आंसर मिल गए. ठीक है, 160 अपॉन, और लास्ट में कितना था? 160/24. राइट. टोटल डिस्टेंस. अगर हमें फाइंड आउट करना है फ्यूल कंजप्शन को, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हमने, दैट इज द फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन माइलेज. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 24 किलोमीटर पर लीटर. और यहाँ पे कितना है? किलोमीटर. किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 160 अपॉन 24 लीटर विच इज इक्वल्स टू 6.67. ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो गया. राइट. अब नेक्स्ट जो हम करने वाले दैट इज द कैलेंडर एंड क्लॉक. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कैलेंडर. तो बेसिकली कैलेंडर में दो तरह के ईयर होते हैं. एक होता है हमारा ऑर्डिनरी ईयर्स जिसमें 365 डेज होते हैं, और दूसरा होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होते हैं. लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है. सो आई कैन से लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे? 4 के जितने भी मल्टीपल हैं दैट विल बी लीप ईयर. दैट इज 4, 8, 12, 16 दी और सो ऑन. ठीक है, दीज आर नोन एज अ लीप ईयर. हर 4 साल के बाद आता है हमारा लीप ईयर, और इसमें 1 एक्स्ट्रा डे होता है. 1 एक्स्ट्रा डे. और वो कौन सा होता है? दैट इज 29 February. राइट. अब इसके पीछे की साइंस क्या है कि द लीप ईयर होता क्यों है? बेसिकली इसके पीछे की जो साइंस है वो पढ़ते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, जो अर्थ है, मान लो ये क्या है? हमारी प्यारी सी धरती माँ है. ठीक है, अर्थ. और वो अराउंड करने का कहाँ पे? ये क्या है? हमारा सन. दिस इज अ सन, UN. ठीक है, अर्थ हमारी ऑर्बिट करती है अराउंड द सन, और इट टेक्स अराउंड 365.25 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. वन ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उसे 365 अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे लिखो अप्रोक्सीमेट 365.25 डेज लेती है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए. तो हर साल के लिए ये होता है. सो हम हर साल, हमारा कैलेंडर कितने का होता है? दैट इज 365 डेज. 365 डेज का होता है हमारा कैलेंडर. तो और हर साल वो 365.25 डेज लेती है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए. यानी हर साल हमारा जो कैलेंडर है दैट इज 0.25 डेज क्या है? शॉर्टर है. इट्स शॉर्टर देन द एक्चुअल पोजीशन, या फिर एक्चुअल टाइम it takes for the earth to orbit around the sun. चलो टू ऑर्बिट द सन. तो हमारा क्या है? 0.25 डेज शॉर्टर है हर साल इन एवरी ईयर. ठीक है, हर साल है. तो अगर जी हम वन एक्स्ट्रा डे जो है, अगर जब हम वो ऐड ना करें, दैट इज द लीप ईयर, अगर जब हम वो ऐड ना करें तो हर साल हम लूज कितना करेंगे? दैट इज 0.25 डेज शॉर्टर हो जाएगा हमारा. तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना, इट विल कॉज, यहाँ लिख सकते हैं ओवर अ टाइम this small difference would
add up causing the calendar to drift, causing the calendar to drift relative to the earth position, to the earth position, ठीक है, वो भी इसके इन इट्स ऑर्बिट। तो हर साल अगर जब हम वन डे ऐड नहीं करेंगे ना, हर 4 साल बाद अगर जब हम वन डे ऐड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉजिंग द कैलेंडर, जो हमारा कैलेंडर है वो ड्रिफ्ट कर जाएगा, वो भी रिलेटिव पोजीशंस इन इट्स ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल अगर जो हर साल ऐसा होने लग गया तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो हमारा अर्थ 365.25 डेज, अच्छा मान लो कि हम एग्जांपल लेते फॉर द 1 सेंचुरी दैट इज 100 ईयर्स, 100 ईयर्स, दिस एड अप कितना है हमारा, हम हर साल कितना लूज कर रहे हैं, दैट इज 0.25 डेज इन ए ईयर, हम हर साल लूज कर रहे हैं, है ना, एड अप विदाउट लीप ईयर, लीप ईयर। अब ये केस क्या दिख रहे हैं हम, विदाउट अ लीप ईयर हमारा क्या हो जाएगा, इफ 0.25 डेज लेटर ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 100 ईयर्स, ठीक है, तो हम कितना लूज करेंगे, 25 डेज लॉस्ट। तो यानी हर साल अगर जब हम 0.25 डेज लूज कर रहे हैं हर साल, और 100 साल में वो कितना एडअप हो जाएगा, दैट इज 25 डेज हम क्या कर जाएंगे, लॉस्ट कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम 100 साल के बाद देखेंगे ना, तो हमारा जो बाय द कैलेंडर हमारा साल खत्म हो चुका होगा, लेकिन अर्थ का पूरा ऑर्बिट नहीं हुआ होगा, अर्थ मान लो यहाँ पे होगा, और ये कितना डेज बचे होंगे, दैट इज द 25 डेज, दैट इज द 25 डेज। अब मान लो कि हमारा क्या है, वसंत आया, वसंत किस पे आता है, मिड मार्च से लेकर मिड मार्च से टू मिड मई तक, वसंत यानी स्प्रिंग। अब हमारा वसंत जो आता है दैट इज मिड मार्च टू मिड मई। अब जो हमारा अर्थ है वो ऑर्बिट तो हमारा पूरा, अब हम बोल रहे कि मार्च आ गया, तो हम क्या बोल रहे कि वसंत आ गया, पर हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है इसकी वजह से सीजन आते हैं, तो हमारा जो अर्थ है वो अभी पीछे 25 डेज पीछे। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है, मतलब अभी हम वसंत बोलेंगे, जिस दिन हम वसंत बोलेंगे उसके 25 दिन के बाद हमारा वसंत आएगा एक्चुअल में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सीजन, जो भी सीजन है उन सबका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। सो हर 4 साल में एक दिन ऐड करने की वजह से जो हमारा कैलेंडर है और जो अर्थ की पोजीशन है या फिर अर्थ का ऑर्बिट है वो दोनों क्या रहते हैं, सिंक में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर 4 साल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 0.25 कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लीप ईयर में क्या होता है बेसिकली कि 0.25 लूज हो रहा है, 0.25 डेज क्या हो रहा है, लूज हो रहे हैं इन ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर, 4 साल में, दैट इज 1 डे, राइट। वो क्या होता है, 1/4 इंटू 4 होता है, सो इट्स अ 1 डे। तो हमारे जो 25 डेज लॉस्ट हुए, दीज 25 डेज हमारे जो लॉस्ट हुए, हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बोले 25 डेज, अच्छा ये क्या हो गया, एक दिन हमने ऐड कर लिया, सो ओवर अ 100 ईयर्स में, ओवर अ 100 ईयर में दिस वुड एड क्या हो जाएगा कि 100 साल में अगर जब हम 4 साल जो है यहां से करें तो हमारे पास क्या है, 25 लीप ईयर आएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडिंग 25 डेज। तो हमें क्या पता चल गया कि हर 4 साल में एक दिन ऐड करने की वजह से जो 100 साल में लॉस हुआ था, अब 100 साल में लॉस कितना हुआ था, दैट इज 25 डे लॉस्ट, और 25 डे लॉस्ट हुआ है, और हर 4 साल में एक दिन ऐड करने की वजह से 25 डेज एड अप हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से दिस इज द परफेक्ट कैंसल आउट, आप लिख सकते हैं दिस परफेक्टली कैंसल्स आउट द 25 डेज लॉस्ट, आउट द 25 डेज लॉस्ट, राइट, ओवर अ सेंचुरी, ठीक है, ओवर अ सेंचुरी, कि सेंचुरी में जो लूज हुए हैं ओवर अ सेंचुरी, ठीक है, ओवर अ सेंचुरी में जो 25 दिन लूज हुए थे, अब वो 4 साल में एक दिन ऐड करने की वजह से क्या हो रहे हैं, एड अप हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग सिंक रहेंगे टू द अर्थ की जो ऑर्बिट है, अर्थ की जो पोजीशन है उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है, और हमारा जो कैलेंडर है वो दोनों क्या रहेंगे, सिंक में रहेंगे, और हमारे सीजन उसी टाइम पे आएंगे जिस टाइम पे वो आने चाहिए थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा उस पॉइंट पे, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आंसर भी जब भी करते हैं ना तो उसको बहुत ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा था अप्रोक्सीमेट, मैंने बिल्कुल इक्वल्स टू नहीं लिखा था कि 365.25 होगा, मैंने लिखा था 365.25 है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, दैट इज 365.25, मैंने ये लिखा था कि एक अर्थ को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए अप्रोक्सीमेट 365.25 डेज लगते हैं, बट ये ना ट्रुथ नहीं है, ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो जो ट्रू वैल्यू वो क्या है, तो ट्रू वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 365.25
2422 डेज लगते हैं एक्चुअल में। यानी हम बोल रहे थे कि जब हम 365 बोल रहे थे तो कितने दिन लॉस्ट हुए थे, 25 डेज लॉस्ट हुए थे ओवर 100 ईयर में, ठीक है। तो अब कितने होंगे, दैट इज 24.22 डेज लॉस्ट होंगे ओवर सेंचुरी, ओवर 1 सेंचुरी, दैट इज 100 ईयर। सो इन दोनों को जब मैं माइनस करूं तो 25 माइनस 24.22, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 0.78 डेज, 0.78 डेज। लेकिन हमने इन एक्चुअल में क्या लिया था, दिस इज ये क्या है, ये ट्रू है, ट्रू वैल्यूज है, these are ट्रू वैल्यूज। पर हमारी जो मेजर्ड वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 डे, पर हम तो 1 डे कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर ओवर करेक्टिंग द डेज। हम लोग तो एक दिन ले रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो 0.78 डेज हुआ था। सो बेसिकली क्या होता है, इस ओवर करेक्शन को हमको फिक्स करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, टू फिक्स दिस, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू फिक्स दिस ओवर करेक्शन, इस ओवर करेक्शन को अगर जो हमें फिक्स करना है ना, ओवर करेक्शन, तो हम क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं, स्किप लीप ईयर इन सर्टेन केसेस। अब वो सर्टेन केसेस क्या है, दैट इज जितने भी सेंचुरी ईयर्स होते हैं, कि सेंचुरी ईयर्स इज नॉट लीप ईयर, इज नॉट लीप ईयर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक सेंचुरी कितना होता है, 100 साल, तो 100 साल, 200 साल और जो 300 साल है एंड सो ऑन, जितने भी सेंचुरी ईयर्स है ना, सेंचुरी ईयर्स माने 100 साल, उससे ऐड अप करके एक सेंचुरी, 2 सेंचुरी, दिस इज 1 सेंचुरी ना, 1 सेंचुरी, ये क्या हो गया 2 सेंचुरी, ये हो गया 3 सेंचुरी। तो जितने भी ये सेंचुरी ईयर्स होते हैं ना, इनको हम लीप ईयर कंसीडर नहीं करते। अदरवाइज 100 साल में कितने लीप ईयर आने थे, दैट इज 25 लीप ईयर्स, 25 लीप ईयर्स आने थे। लेकिन हमें क्या पता है कि जो 100वां साल होगा ना, 100वां साल जो होगा हमारा, वी नो दैट कि जो 100 साल है दैट इज नॉट अ लीप ईयर, जिसकी वजह से 25 लीप ईयर्स नहीं आएंगे। अब कितने आएंगे, 24 लीप ईयर विल बी देयर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी आपको ये क्वेश्चंस में पता लग जाएगा कि 25 नहीं 24 लीप ईयर आएंगे। पर यहां पे एक कैच है, देयर इज अ कैच ओवर हियर, देयर इज अ कैच। अब वो कैच क्या है, तो बेसिकली मैंने बोला कि जितने भी सेंचुरी ईयर्स हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, ये क्या है, दीज आर नॉट अ लीप ईयर। बट जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे ना, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूं दिस इज द 400, 800, 1200, ये क्या है, दीज आर द लीप ईयर। लेकिन ये वाले सेंचुरी ईयर्स जो होंगे विच इज डिविजिबल बाय 4, अच्छा डिविजिबल बाय 4 कैसे था, जैसे कि मैंने बताया था कि मान लो इफ ए बी सी डी जो है वो एक नंबर है, इट्स अ नंबर, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस नंबर, अगर ये नंबर जो होल नंबर है, पूरा नंबर जो है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, अगर जो मुझे पता करना है कि इज इट डिविजिबल बाय 4, तो मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर जो है, लास्ट के 2 टर्म्स जो है, आप उससे इसे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4, तो क्या पता जाएगा कि वी डोंट नीड टू डिवाइड होल टर्म विद 4। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि ये केस है, ठीक है। क्या होता है कि जब ए बी सी डी, मान लो कोई बड़ा नंबर है, अब इस बड़े नंबर को हमें पता करना है कि ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। तो हम क्या करते थे, हम करते थे जो लास्ट के 2 टर्म्स है ना, ये जो लास्ट के 2 टर्म है, हम इनको डिवाइड कर देते थे बाय 4। अगर ये डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी टर्म है, होल टर्म, ये भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगी। सिमिलरली अभी जो ये केस है, लास्ट के 2 टर्म्स क्या है, 0 है। सेंचुरी ईयर्स के लास्ट 2 टर्म्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो इफ आई कैन से कि ए बी 0 0, अगर इस केस में 2 0 है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट के 2 टर्म होंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स इफ डिविजिबल बाय 4, देन होल टर्म विल बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट के 2 टर्म लो, उनको डिवाइड बाय 4 करो, तो हमें पता चल जाएगा कि होल टर्म डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। तो सिमिलरली जो 400 है वो तो पता ही है आपको, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 800 है वो भी डिविजिबल बाय 4 है। सो जितने भी 400 के मल्टीपल हैं या फिर उनसे डिवाइड होने वाली जितनी भी चीजें, जैसे कि डिवाइड होने वाली जितनी भी चीजें ना बाय 4, वो क्या हो जाएंगे, सारे एज अ लीप ईयर की तरह काउंट होंगे। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो इसके रूल्स है, रूल्स मैंने आपको ये सारे बता दिए। अब मैं इसको लिखता हूं, दीज आर द 3 रूल्स। अब ये बस लिखने वाला बचा है, समझाने वाला सारा खत्म हो गया है। कि मल्टीपल ऑफ 4
is a leap year, that is 4, 8, 12, 16 and so on. 4K फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है? सेंचुरी ईयर इज नॉट लीप ईयर, दैट इज 100, 200, 300 डैश 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 सो ऑन. थर्ड रूल क्या है? फोर्थ सेंचुरी ईयर इज लीप ईयर, दैट इज 400, 800, 1200 विल बी द लीप ईयर. इतना समझ में आ गया. दूसरा, अब क्या है, हमें बस अंडरस्टैंड करना है कि जितना भी ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसमें कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं. वन ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी 52 वीक्स होते हैं. मल्टीप्लाई बाय 7 डेज प्लस 1 ऑड डे होता है. अब ये ऑड कौन सा है? ये ऑड वो वाला नहीं, इवन और इवन ऑड वाला नहीं है. दिस इज 1 ऑड डे बाय वीक. तो बेसिकली क्या है कि 360, ये क्या है पूरा? दिस इज 364 है, 364 डेज है प्लस 1 ऑड डे होता है एक ऑर्डिनरी ईयर में. इतना समझ में आ गया? ठीक है. अब जो है हमें लीप ईयर की बात करनी है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लीप ईयर, अच्छा ये 1 ऑड डे कैसे आया? जैसे कि 365 डेज है ना, अब मुझे कैसे पता चला कि 1 ऑड डे है इसमें कि नहीं? सो मैंने बोला कि 365 डेज है, ठीक है. और कितने होते हैं एक वीक में? दैट इज 7 डेज. तो 7 आ जाएगा हमारे पास. रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर विल बी 1. अब ये जो रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, दैट विल डिसाइड कि उस ईयर में कितने ऑड डे है. ऑड डे, राइट. सिमिलरली अगर जब मैं लीप ईयर की बात करूं, मान लो कि 1 लीप ईयर की मैं बात करूं, 1 लीप ईयर की मैं अगर जब बात करूं, द सेकेंड, सो उसमें क्या हो जाएगा? 366 डेज होते हैं डिवाइडेड बाय 7. तो इसका एक आया तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? दैट इज 2. मतलब लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? ऑड डेज इज इक्वल टू 2. तो 2 ऑड डेज किसमें होंगे? लीप ईयर में होंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सेंचुरी ईयर्स की मैं बात करूं, तो सेंचुरी ईयर्स में कितने होंगे? 1 सेंचुरी में कितने ऑड डे होंगे? सो आई कैन से दैट इज 100 ईयर. ठीक है, 100 ईयर्स. और 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? 100 ईयर्स में हाउ मेनी लीप ईयर प्लस ऑर्डिनरी ईयर, राइट ना? कि जो भी ईयर होता है, अभी 100 साल है, अब 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे. तो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? जस्ट डिवाइडेड बाय 4 और हमें क्या मिल जाता था? लीप ईयर मिल जाता था. सो आई कैन से 100 साल में 4, दैट इज इक्वल टू 25, राइट. अब 100 साल में 100 साल डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी द 25 लीप ईयर. 25 लीप ईयर यानी 100 साल में 25 लीप ईयर होंगे. पर एक कैच था कि हम जो है, वी विल नॉट टेक सेंचुरी ईयर, जो भी 100वां साल होगा ना, हम उसको एज अ लीप ईयर नहीं डिनोट करेंगे. इसका मतलब है अब इसमें कितने लीप ईयर होंगे? -1 विल बी 25 लीप ईयर. अभी 24 लीप ईयर मिल गए, यानी 100 साल में मेरे को क्या मिल गए? 24 लीप ईयर मिल गए. तो मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर कितने हो जाएंगे? दैट इज 100 - 24 विच इज इक्वल टू 76. तो 76 क्या मिल गया मेरे को? ऑर्डिनरी ईयर मिल गया. ऑर्डिनरी ईयर मिल गया. तो 100 साल में मुझे अगर जो फाइंड आउट करना है, इफ वी वांट टू फाइंड हाउ मेनी odd days will be there, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि 100 साल में 24 लीप ईयर है प्लस 76 ऑर्डिनरी ईयर है. ठीक है. अब जो लीप ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं? उसमें होते हैं कितने? 2 ऑड डेज होते हैं. और जितने ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं उसमें कितने ऑड डेज होते हैं? 1 ऑड डेज होता है. तो इनको अगर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि 100 साल में कितने ऑड डेज है. सो आई कैन से, इफ आई कैन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48 प्लस 76 विच इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 48 प्लस 76 विच इज इक्वल टू कितना? 124. तो ये क्या हो जाएगा? 124. तो अब हमें क्या करना है? 124 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव मी कितना दे देगा? रिमाइंडर विल बी 5. रिमाइंडर कितना आ गया? 5. यानी 100 साल में, हर 100 ईयर में 5 ऑड डे होंगे. 5 ऑड डे होंगे. अब कईयों का क्वेश्चन होता है कि वाई वी आर टेकिंग 7 ओवर हियर. तो बेसिकली ऑन डिवाइडिंग बाय 7 हमें क्या मिलते हैं? एक्स्ट्रा डेज. कि कितने, हाउ मेनी, या फिर ऐसा को हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर लेफ्ट आफ्टर फॉर्मिंग कंप्लीट वीक्स. ठीक है.
तो क्या है हमारे को एनी नंबर, जो भी कोई भी नंबर है, नंबर को, नंबर ऑफ डेज जो भी है उसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस इन द मल्टीपल ऑफ अ 7, जो कि क्या होता है, कंप्लीट वीक होता है हमारा, कंप्लीट वीक होता है ना, कंप्लीट वीक, कंप्लीट वीक प्लस जो भी हमारे पास बच गए जो कि ऑड डे होते हैं, ऑड डेज। हम कंप्लीट वीक्स में उसको डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज, जैसे कि मैंने बोला था कि 365 डेज है, तो 365 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 7, ये वीक हो गया, ये भी वीक हो गया पूरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जितने भी बचे एक्स्ट्रा डेज है, तो एक्स्ट्रा डेज कितने आए थे उसमें, एक आया था। तो यहाँ पे पता लग गया कि वाई वी आर डिवाइडिंग विद 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने जो भी रिमाइंडर है, मतलब इससे डिवाइड करेंगे जो भी इससे कंप्लीट कट जाएंगे, ठीक है। दैट इज, अगर मैं बोलूँ इसको मैंने किस तरह से किया, तो आई कैन से 7 इंटू 7 कितना होता है, 119, ठीक है। और 124 119 से जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 119 डेज जो है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गए, पीक में हो गए। अब जो भी बच गया, जो भी रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, एज एन ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, व्हेन वी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर जो हमें फाइंड आउट करना है कितने एक्स्ट्रा डेज है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो बच गया यानी ऑड डेज, या फिर इसको रिमाइंडर लिख दो, वो हमें शो कर देगा कितने ऑड डेज है। सिमिलरली अभी हमने बोला कि 100 साल में कितने ऑड डे होंगे, दैट इज 5 ऑड डे, 5 ऑड डे होंगे, राइट। सिमिलरली अब 100 साल में इतने, तो 200 साल में कितने होंगे, 200 साल में कितने होंगे, दैट इज 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो आई हैव टू डिवाइड इट विद द 7। अब साथ के साथ तो कट गए, अब एक्स्ट्रा जो बच गए दैट इज ऑड डे, और रिमाइंडर या फिर मैं बोलूं ऑड डे कितने हो गए, दैट विल बी 3। इतना समझ में आया। सिमिलरली अब 200 ईयर का हो गया, तो फॉर द 300 ईयर, 300 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 3 वो कितना होता है 15 अपॉन 7, जो कि मिल जाएगा हमारे को रिमाइंडर, या फिर ऑड डे कितना, एक, ऑड डे हो गया हमारा कितना, एक। अब जो 400 ईयर है, जो 400 ईयर है इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना 20/7, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर या फिर ऑड डे है, दैट विल बी इक्वल टू 6, आ जाएगा कि नहीं। बट यहाँ पे भी एक कैच है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, कि जो 400 ईयर्स है ना, जितने भी 400 के, जैसे 4, 400, 800, 1200, इन सबको हम क्या करते हैं, और सो ऑन, जो भी मल्टीपल ऑफ या डिवाइड बाय 4, ये डिवाइड बाय 4 है ना, दीज आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो ये सारे क्या है, दीज आर द लीप ईयर। तो मुझे क्या पता है इसमें 6, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे को रिमाइंडर 6 मिल गया, मतलब हमारे पास 6 ऑड डे है। लेकिन ये जो 400 साल है, ये जो खुद 400 साल है, इसकी वजह से एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या है, 400 साल तो खुद एक लीप ईयर है, और इस 400 साल की खुद एक लीप ईयर की होने की वजह से इसमें कितने एक डे एक्स्ट्रा है, 365 डेज होते हैं हमारे पूरे, पर एक दिन एक्स्ट्रा कितना है, 366 डेज होंगे हमारे लीप ईयर में, तो इसमें +1 विल बी द एक्स्ट्रा डे, तो हम क्या बोल सकते हैं 6+1 विल बी द एक्स्ट्रा डे, मतलब इतना तो कट गया सारा, लेकिन एक एक्स्ट्रा डे बच जाएगा विच इज डिविजिबल बाय 7, जिसका क्या होगा 7/7, जिसको क्या बोलेंगे हम 1, नॉट 1, 7/7 कट के क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, 0 हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो ये कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी, कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा डे नहीं बच गया है, हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं बच गया, इसका मतलब यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच गया है, और 0 ऑड डे होगा, ठीक है, 0 ऑड डे होगा 400 में। यहाँ पे ऐसे लिख लो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बिकॉज 4th century year is a leap year and come with one additional day, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब सेकंड, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होगी जो जो मैंने आपको पढ़ाया, कि जो 400 साल है, यानी 400 में भी कितने ऑर्डिनरी डेज होंगे, कितने 400 में कितने ऑड डेज होंगे, दैट इज 0, 800 में भी 0, और 1200 में भी 0। अब मैं ये आपको जोर देके इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली अब जो हमारे पास बच गया है वो है सिंपल से रूल, दैट इज द फिफ्थ रूल। अब फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि जो मंडे है, दैट इज मंडे, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑड डे। मंडे को क्या बोलेंगे हम अब से, कि ये फर्स्ट ऑड डे है, इट इज फर्स्ट ऑड डे, राइट। ट्यूसडे को क्या कहते हैं, ट्यूसडे को हम बोलते हैं इट्स अ सेकेंड ऑड डे। फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, और फिर संडे, ठीक है। दैट इज 3, 4, 5, 6, और जो संडे है दैट इज 0, या फिर हम बोल सकते हैं और 7th ऑड डे, ऑड डे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
तो देखिए अगर जो आपको फाइंड आउट करना है ना कि आज के 10 दिन के बाद, आज के 10 दिन के बाद अवे फ्रॉम टुडे कौन सा डे होगा वीक का, सो हम क्या कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 7, 10 to 10 कट गया यानी 1 वीक खत्म हो गया, बचे कि नहीं 3 और डेज। तो अब कैलकुलेट कैसे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे 1, काउंटिंग 3 डेज फॉरवर्ड, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो वेडनेसडे होगा हमारा आज के बाद, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, अब मान लो आपको आफ्टर 10 डेज यानी 10 दिन के बाद आपको फाइंड आउट करना है कौन सा डे होगा, 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज आपको फाइंड आउट करना है कौन सा डे होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 डिवाइडेड बाय 7, ये पूरा वीक हो गया। अब बचे कितने 3 रिमाइंडर्स यानी 3 और डे। तो अब कैलकुलेट कैसे करना है, पहले अब देखो सातवां कितना हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बचे कितने 1 2 एंड 3, और थर्ड क्या है, थर्ड इज द वेडनेसडे, यानी आज के दिन के बाद 10 दिन के बाद मेरे पास क्या आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे। समझ आ गया किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो मंडे को क्या बोलेंगे फर्स्ट डे, ट्यूसडे को सेकंड, वेडनेसडे को थर्ड, थर्सडे को फोर्थ, फ्राइडे को फिफ्थ ऑड डे, सैटरडे को सिक्स एंड संडे को जीरो, या फिर आप सेवंथ ऑड डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑड डे। डू कर दो यहाँ पे, इट्स डू। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेशन भी बता दी किस तरह से आपको फाइंड आउट करनी है कि आफ्टर 10 डेज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक वीक पूरा कंप्लीट हो गया, और एक वीक पूरा कंप्लीट हो गया यानी मंडे टू संडे कंप्लीट हो चुका है। अब कौन सा बचे, 3 दिन बचे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो थर्ड हो जाएगा हमारा वेडनेसडे विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, दिस द क्वेश्चन कि फाइंड आउट करो 1900 में कितने ऑड डेज होंगे, ऑड डेज, कैलकुलेट द ऑड डेज। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज टू 1900 लाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 400, तो 400 में कितने ऑड डेज होते हैं, दैट इज 0 ऑड डेज। अब 400 प्लस अगर मैं 1600 करूं तो उसमें भी कितने होंगे, उसमें भी 100 होंगे, उसमें भी 0 ऑड डे होंगे। तो सिमिलरली 16 और 4, 16 और 4 कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 2000। अब जो 2000 है उसमें कितने ऑड डेज होंगे, दैट इज 0 ऑड डेज। पर हमें क्या फाइंड आउट करना है 1900। तो अगर जिसमें मैं 300 प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1900 हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने ऑड डेज है। तो 300 में कितने ऑड डेज होते हैं, अब ऊपर देखते हैं। हमने निकाला था ना अभी कि 300 में कितने ऑड डेज होंगे, तो 300 ईयर्स में सिर्फ एक ऑड डे होगा। सो आई कैन राइट कि 300 में अगर जो एक ऑड डे है, सो आई कैन राइट 1 ऑड डे विल बी देयर। तो 1900 में कितने ऑड डे होंगे, 1 ऑड डे होंगे, राइट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखो कि बाय, या फिर ऐसे लिखो कि यू कैन टेल बाय डेट, ईयर, मंथ। ठीक है, यू कैन टेल बाय नोइंग यू कैन टेल बाय नोइंग डेट, ईयर, मंथ से आप क्या बता सकते हैं कौन सा ऑड डे था, ऑड डे। यू कैन टेल विच ऑड डे वॉज देयर। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। कि मान लो कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, इंडिपेंडेंस डे था, इंडिपेंडेंस डे। अब इस इंडिपेंडेंस डे पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा डे था उस दिन। सो डे फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो मैं सारा आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोजेस्ट है, द क्लोजेस्ट सेंचुरी था ना, वॉज क्या था वो, दैट इज 900 था। और 900 में कितने ऑड डेज थे, एक ऑड डे था, है ना। अभी हमने फाइंड आउट किया कि 900 में कितने ऑड डेज थे। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसका जो क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट सेंचुरी कौन सी है, तो हमने फाइंड आउट की दैट इज 1900 सेकेंड। अब फाइंड आउट करना है हमें क्लोजेस्ट कंप्लीट ईयर, वी हैव टू फाइंड देन क्लोजेस्ट कंप्लीट ईयर कौन सा था इसमें, ये फाइंड आउट करना है। क्लोजेस्ट कंप्लीट ईयर कौन सा है, 1947 जो है, 47 इज नॉट अ कंप्लीट ईयर, है कि नहीं, वो तो कंप्लीट ईयर नहीं है क्योंकि वो क्या है 15 अगस्त। अब आपको पता है 15 अगस्त है यहाँ पे अब ये 15 अगस्त है, दैट इज नॉट कंप्लीट ईयर। हमें फाइंड आउट करना है कंप्लीट ईयर, तो कंप्लीट ईयर कौन सा था, इससे 47 -1 दैट इज द 46।
ये क्या होगा, ये है कंप्लीट ईयर, ठीक है। सो आई कैन से 46 इज द कंप्लीट ईयर। अब जो ये 46 है मुझे फाइंड आउट करना है इसमें कितने हमारे पास ऑड डे थे। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 46 डिवाइडेड बाय 4, अगर जो हमें फाइंड आउट करना है कितने ऑड डेज थे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लीप ईयर फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये 46 ईयर है ना। सिमिलरली जैसे हमने 100 के लिए किया था हम इसके लिए भी करेंगे 46 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, ये 11.5 है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रिमूव द डेसिमल पार्ट, रिमूव द डेसिमल पार्ट, डेसिमल्स, रिमूव द डेसिमल्स, यानी 46 ईयर में 11 क्या थे हमारे लीप ईयर थे, 11 क्या थे हमारे लीप ईयर थे, प्लस अब इसे माइनस कर दो दैट इज 35, 35 क्या थे हमारे ऑर्डिनरी ईयर, ये ऑर्डिनरी ईयर हो गए। तो इसके कितने लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, दैट इज 2, और ऑड ईयर में 1। अब इन दोनों को प्लस करो दैट इज 22 प्लस 35, 35 है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 5 के साथ 57, 57 बाय 7, और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 1। तो 46 में कितने ऑड डे थे, दैट इज 1, राइट। अब हमें फाइंड आउट करना है 47, तो 47 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थर्ड स्टेप क्या है नाउ, कि 1947 जो है, अब हमें देखना है कितने महीने हुए थे। जैन हो गया था, ठीक है, फेब हो गया था, मार्च हो गया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और बच गया क्या, अगस्त, बच गया क्या अगस्त। अब हमें अगस्त पूरा कंप्लीट नहीं लेना है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लो, नॉट कंप्लीट, नॉट, कब तक लेना है, अप टू 50। नाउ जनवरी कितने का होता है, 31 दिन का, तो 31 माइनस 28 विल बी इक्वल टू 3, राइट। तो आई कैन राइट 3 इज द रिमाइंडर। अच्छा ये पता कैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 31 का दिन था, सो 31 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 28 होता है, तो 31 माइनस 28 इज इक्वल टू 3, हमारे पास 3 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब जो जो रिमाइंडर होगा ना वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट, वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो फेब्रवरी कितने का था, अच्छा ये क्या है, इट्स नॉट अ लीप ईयर, इट्स नॉट अ लीप ईयर, तो कितने होंगे, 28 होंगे। सो 28 तो पूरा कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। मार्च में कितना है, 3, अप्रैल में 2, मई में कितना है, 3, जुलाई में कितना था, 2, 3, और यहाँ पे अगस्त में कितना लिखना पड़ेगा। अच्छा अब अगस्त में कितना करना है आपको, अप टू 15, अगर जो मुझे अगस्त में 15 तक करना है, सो 15 बाय 7 इज इक्वल टू 1, हमारे पास रिमाइंडर आ गया, सो आई कैन राइट 1 ओवर हियर, राइट। अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली इन, या फिर इस तरह से लिखो, अब इन सबको प्लस करो, 3 + 3 + 2 + 3 + 1, अब जो जीरो वाला है उसको रहने देना, तो 3 3 6, और एक क्या हो गया 7, यानी इन सब का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 + 3 6 होता है ना, और एक 7 दैट इज 0। अब ये क्या है, 3 3 6, ये 6 हो गया, 7 8 9 10, तो बच गया कितना, +10। अब 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा हमारे पास, 3 विल बी द रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 इज द रिमाइंडर, 3 इज द रिमाइंडर। तो 1947 में कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन सबको प्लस कर दो, प्लस करके क्या आएगा, 17/7, 17/7 आ जाएगा, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। नाउ अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले जो हमने लिखा था कि क्लोजेस्ट सेंचुरी ईयर कौन सा था, 1900, और जो हमारा क्लोजेस्ट कंप्लीट ईयर था वो कौन सा था, 46, और 47, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें हम ऑड डेज देख रहे हैं, यहाँ पे कितने ऑड डेज थे, तो मुझे क्या पता है 1900 में एक ऑड डे था, 46 में कितने थे, 46 में थे 1, एक ऑड डे था ना 46 में, यहाँ पे ध्यान से देखो 46 में कितना आया था हमारे पास, एक ऑड डे आया था, और 47 में कितने आए, 3 आए, यहाँ पे ही दिखा है सामने कि 47 में 3 ऑड डेज आए, तो यानी इन सबको मैं अगर प्लस करूँ, 3 + 1 + 1 वो कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 1947 में 5 ऑड डेज थे, 5 ऑड डेज थे, और 5 ऑड डे क्या हो जाएगा, दैट इज फ्राइडे, फ्राइडे। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट क्या था, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 थर्ड डे क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइडे। तो किसी भी डेट को, किसी भी ईयर, अगर आपको ये पता हो ना कि ईयर पता हो आपको, देखो यहाँ पे ईयर पता था आपको, मंथ पता था आपको क्या मंथ है, और आपको डेट पता थी, तो आप बता सकते हो क्या, कौन सा डे वॉज देयर, ठीक है, कौन सा ऑड डे वॉज देयर, जैसे कि इसका क्या है, इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे। अब होमवर्क करने के लिए आप किसी भी इंसान का उसका बर्थ डेट ले लो सारा, ठीक है, उसका डेट ऑफ बर्थ ले लो। अब उसका डेट ऑफ बर्थ ले लोगे ना, आप उसका डेट ऑफ बर्थ ले लो, और डेट ऑफ बर्थ लेके आप उसका डे बता सकते हो कि कौन सा वो डे था जिस टाइम पे वो पैदा हुआ था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे था, ठीक है। वैसे ही एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, दैट इज 22 मई, ठीक है,
2024, ये ले लो, इसका फाइंड आउट करके दिखाना और कैलेंडर में देखना। इसका आंसर के लिए क्या करना, कैलेंडर में जाना और वहां पे सर्च करना, ठीक है, या फिर एआई से पूछ लेना, एआई बता देगा आपको किस तरह से आप इसका डे निकाल सकते हो। अब इसका डे भी पता लग जाएगा। अब 25 तो आपको पता ही होगा 25 ईयर का, लेकिन 2024 का देखना हो, ठीक है, 22 में 2024 का। अब क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये फाइंड आउट करके बताना। अब जो क्वेश्चन है वो इस तरह से तो आएंगे नहीं, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमारे से कि क्वेश्चन बोलेगा इफ 15 अगस्त 1947 was Friday, then 26th January 1950 was which day? आपसे ये पूछ सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है? इसको अल्टरनेटिव मेथड ये है कि सबसे पहले तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा कि लेट 15th अगस्त 1947 के बाद हमें देखना है ना, 1947 अगर जी वो फ्राइडे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इफ दिस इज द फ्राइडे, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि फ्राइडे क्या होगा हमारा, अब से 0th ऑड डे क्या हो जाएगा, 0th डे हो जाएगा। अब जो इसके बाद जाएगा जैसे फ्राइडे फिर सैटरडे संडे, तो सैटरडे क्या हो जाएगा 1, संडे क्या हो जाएगा 2 ऑड डे, और इस तरह से हम आगे आगे सोन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये अजम्पशन है हमारी, लेट मी, ये मतलब हमारे को क्वेश्चन इससे ही बता रहा है, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले 1947 देखना है। सो आई कैन से 1947 हमारा क्या है, हमारे को कहां तक देखना है 15 अगस्त, 15 अगस्त। अच्छा अगस्त कितने का होता है, 31 का महीना होता है, यानी 15 + 16, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद की बात सिचुएशन है, सो हमें 15 अगस्त से नहीं करना है। अगर हमें फाइंड आउट करना है इसका रिमाइंडर, हमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमने 15 नहीं, अब हमने 16 लेना है, तो 16/7 विच विल बी इक्वल्स टू 2, राइट, समझ हो गया। ये क्या हो गया, दिस इज अगस्त। नाउ द सितंबर, अगस्त के बाद वाली लेनी है ना सारी, अगस्त के बाद वाली क्योंकि कंप्लीट ईयर नहीं है, पूरा कंप्लीट ईयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आंसर पे आ सकते हैं। तो अगस्त आ गया, अब सितंबर में कितना आएगा, दैट इज ऑल्सो 2, फिर अब किसमें अक्टूबर में, अक्टूबर में कितना आएगा 3, और नवंबर में कितना आएगा हमारे पास रिमाइंडर, दैट इज 2, और दिसंबर में दैट इज 3। इतना समझ हो गया, 1947 कंप्लीट हो गया, ये पूरा साल कंप्लीट हो गया। बच गया हमारे पास क्या, 1948। अब 1948 सबसे पहली बात क्या है, ये एक लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज होंगे, है कि नहीं, इसमें 2 ऑड डे होंगे। सिमिलरली अब ये तो खत्म हो गया, क्योंकि हमें तो ऑड डेज फाइंड आउट करने होते हैं, तो डायरेक्टली हमें इससे मिलेगा कि इसके 2 ऑड डेज होंगे। नेक्स्ट इज 1949, 1949 क्या है, इट्स नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर है। अगर ये नॉट अ लीप ईयर है तो इसमें ऑड डे कितने होंगे, 1 ऑड डे विल बी देयर, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है 1950, लेकिन 1950 यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ये हमें रेंज दे रखी है, तो रेंज कहां से 1947, अच्छा डेट भी है 1947 टू 1950, ये हो गया हमारा क्या ईयर, ये हो गया ईयर। दूसरा इसका मंथ कौन सा था, अगस्त मंथ था, तो हमने अगस्त मंथ से आगे का देखा, अगस्त मंथ से आगे यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त मंथ पूरा कंप्लीट किया, फिर हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये क्या था 15। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक हमें फाइंड आउट करना है इसका क्या होगा। सो 26 जनवरी तक अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं 1950 26 जनवरी, तो 26/7 जिसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, तो 5 क्या हो जाएंगे इसके और डेज हो जाएंगे। अब ये सारी वैल्यूज को प्लस कर दो, क्योंकि हम प्लस ही करते थे ना, जैसे हमने वहां पे किया था 1900 में, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को प्लस कर दो। अब एड ऑल ऑफ देम, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 2 3 2 3 2 1, और कितना है 2 1 और 5, ओके 20, तो ये हो जाएगा 20, तो 20/7, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना ऑड डेज है ना, तो 20/7 रिमाइंडर क्या आ जाएगा, दैट इज 6, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। अब काउंट कहां से करना है, तो अगर जो फ्राइडे हमारा 0th डे है, तो फ्राइडे ये क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, और हो जाएगा 6, तो थर्सडे विल बी द आंसर, थर्सडे विल बी द आंसर, थर्सडे हो जाएगा उस दिन। तो 26 जनवरी 1950 को क्या है हमारा थर्सडे आएगा। तो क्लियर हो गया किस तरह से मैंने क्वेश्चन बताया आप